गुड इवनिंग एवरीवन। बस मैं लिंक शेयर कर दूं फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। आज अपन सितंबर को लास्ट कर देंगे, फिर अगली बार से अक्टूबर का स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में अपन क्या करके आए थे? पिछली क्लास में एडीओ का जीके पेपर हाफ डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो बाकी का पेपर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और तब तक के लिए आप करंट अफेयर्स आज हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। जो भी करंट अफेयर्स का पीडीएफ होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ताशी देलेख। ताशी देलेख जुंगे सोरा जी, जय हो। ऑल राइट। तो देखते हैं लास्ट हम कहाँ तक आ गए थे। 117 कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। फास्ट टैग वाला मुझे याद है लास्ट करा था क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करके आए थे। इसका क्या आंसर था? किस बैंक ने फास्टैग के साथ पार्टनरशिप करी है डीएमआरसी के लिए? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 117 का क्या आंसर था बताइए। हाँ जी, पेटीएम ने किया था। पेटीएम ने किया था, बहुत बढ़िया। इट वाज डन बाय पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है।
तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आज के सवाल जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 118, डैनियल मेडवेड lifted his first Grand Slam after beating नोवाक जोकोविक इन द यूएस ओपन मेंस सिंगल फाइनल। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। कौन सा टूर्नामेंट था? यूएस ओपन, यूएस ओपन मेंस सिंगल्स कैटेगरी में। तो इसमें नोवाक जोकोविक को हराकर डैनियल मेडवेड ने ये टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जो डैनियल मेडवेड हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जो स्पोर्ट्स लवर हो वो इसका आंसर दे पाएंगे। डैनियल मेडवेड किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? बताइए। हाँ जी। ना ना, ब्रिटेन नहीं होगा, इट इज रशिया। नाम से ही नहीं लग रहा है। देखो नाम में मेडवे से नहीं लग रहा, बोर्ड का याद आ रही हो, ठीक है। मेडवे से याद रखेंगे तो रशिया। करेक्ट आंसर इज रशिया। क्वेश्चन नंबर 119, which country will take over the BRICS chairship and host the 14th BRICS summit next year? इस साल जो 13 ब्रिक्स समिट हुई थी उसको होस्ट करने वाला और चेयरपर्सन तो इंडिया था। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे, भारत इसका चेयरपर्सन है, भारत इसका चेयरपर्सन है। अब लेकिन अगली साल जब ब्रिक्स समिट होगी, 14th ब्रिक्स समिट, तो उसको चेयर कौन करेगा और उसको कौन होस्ट करेगा? बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 119 में अगली जो ब्रिक्स समिट होगी, 14th ब्रिक्स समिट, उसको कौन चेयर करेगा? हाँ जी, इसको चेयर करेगा चाइना। अच्छा, ब्रिक्स कंट्रीज ने एक बैंक तैयार करी है, इन सारी कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक तैयार करी है, उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम बताइए और उस बैंक का हेडक्वार्टर बताइए। ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर एक बैंक तैयार करी है, तो उस बैंक का नाम बताइए और हेडक्वार्टर बताइए। हाँ जी। तो ब्रिक्स की एक बैंक है, बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में, क्या शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश, नहीं नहीं बांग्लादेश इसमें, बांग्लादेश अच्छा हाँ, इसमें बैंक ऐड हुआ है, एनडीबी का मेंबर बन गया है बांग्लादेश भी, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, इन विच स्टेट नुआखाई एन इम्पोर्टेंट एग्रेरियन फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड? ये नुआखाई किस स्टेट में सेलिब्रेट हुआ था अभी रिसेंटली? या कुल मिला के क्वेश्चन ये है, ये किस स्टेट का फेस्टिवल है नुआखाई, किस स्टेट से रिलेटेड है? ये कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील। ब्रिक्स का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कंट्रीज के नाम पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले ये सब सवाल मैं पूछता था, बट अब अपनी जनता इतनी होशियार हो गई है कि ब्रिक्स वगैरह की फुल फॉर्म उन्हें पता ही होती है, ठीक है। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ, तो बताइए नुआखाई कहाँ का फेस्टिवल है? नहीं पता? हाँ, अरे वो तो उसने भी लिखा है, हाँ अच्छा लिखा नहीं, कोई बात नहीं। नुआखाई एक क्रॉप फेस्टिवल है। नुआ मतलब चावल, खाई मतलब नुआ मतलब न्यू, ठीक है। जब नए राइस का प्रोडक्शन होता है, तो नई फसल जब चावल की उगती है, तो ये फेस्टिवल कहाँ मनता है? उड़ीसा में मनता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। तो नुआखाई कहाँ का फेस्टिवल है? उड़ीसा का फेस्टिवल है। अब क्या होता है, अब आपसे कोई कहे कि सारे स्टेट्स लो, सबके फेस्टिवल याद करते रहो,
आप परेशान हो जाओगे याद करते करते। अब यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव नाम आपके पास रहा तो अब ये आराम से याद रहेगा कि नुआखाई कहाँ पर है, उड़ीसा में। और करंट अफेयर्स में ये आ भी चुका है, रिसेंट में सेलिब्रेट भी हो चुका है, न्यूज में भी आ चुका है। तो ऑब्वियसली ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी एग्जामिनर का मन करेगा किसी स्टेट का फेस्टिवल पूछें तो प्रेफरेंस वो किसे देगा, नुआखाई को देगा। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है कि चलो हमें अलग अलग बूस्ट में, अलग अलग डायरेक्शंस में नॉलेज का ज्ञान होता जा रहा है। ठीक है, तो नुआखाई को किससे रिलेट करेंगे, उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, मैक्लेरेन रेसिंग ड्राइवर डैनियल रिकार्डो हैज वॉन द 2021 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री, बताइए। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल था आपका। नुआखाई किस डेट में सेलिब्रेट होता है? लेट मी कंफर्म, ये शायद 7 सितंबर में होता है। अच्छा हाँ, ये फिक्स नहीं है इसका, इसका डेट फिक्स नहीं है, सीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगस्त सितंबर के मई के बीच होता है, सीजन पे वैरी करता है। हाँ जी, डैनियल रिकार्डियो जिन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है। ठीक है, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं बताइए। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रिकार्डियो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ये स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पे ध्यान देने की जरूरत है, इस पे एक ना एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे बन जाता है। ठीक है, और स्पोर्ट्स में कोई डीप में जाके नहीं पूछता है, सिंपली वो टूर्नामेंट के विनर्स वगैरह के नाम पूछ लेता है। ठीक है, जनरली थोड़ा बहुत फैक्ट वो अगर पूछेगा तो ओलंपिक के पूछता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत उसका अंदर जाने का मन होगा तो ओलंपिक या पैरालंपिक में पूछेगा। बाकी जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही बनेंगे, कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो आपको बस टूर्नामेंट के विनर्स का नाम याद रखना है। ठीक है, और उनकी रीजन कि कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, ट्राइफेड इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेट अप एन आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इन 75 इंडियन मिशंस। ठीक है, embassies across the world in next 3 months. The first such Atmanirbhar Bharat corner was successfully inaugurated at Indian Embassy in ट्राइफेड। एक ट्राइबल अफेयर्स की बॉडी है जिसका काम क्या होता है कि जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट है ट्राइबल एरियाज की, उसको नेशनल लेवल पर लेके आना। ठीक है, बेसिक काम यही है। तो ट्राइफेड ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट करा, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आजादी के 75 इयर्स पूरे हो गए। तो हमने ये डिसाइड किया है कि 75 जो एम्बेसीज हैं इंडिया की फॉरेन कंट्रीज में, 75 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो हमारी एम्बेसीज हैं, तो वहां हम क्या करेंगे, एक एग्जीबिशन लगाएंगे, या कह सकते हैं एक हम म्यूजियम टाइप बनाएंगे। ठीक है, वहां पर अपनी क्या कहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट को शोकेस करेंगे। एम्बेसी के बाहर हम अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट को शोकेस करने का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो पहला कॉर्नर था, आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर जो पहला लगाया गया था, वो कहाँ लगाया गया था, ये पूछ रहा है कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। टारगेट तो हमारा सिंपल है कि डिफरेंट डिफरेंट जो 75 कंट्रीज है वो कॉर्नर में जाके हम अपने अपने ट्राइबल कल्चर को दिखाएंगे, अपनी आर्ट को दिखाएंगे, अपनी क्राफ्टिंग को दिखाएंगे। तो ये हमारा टारगेट है, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी बैंकॉक थाईलैंड से। थाईलैंड में जो इंडिया की एम्बेसी है वहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। ऑलराइट, ठीक है, तो ये बाकी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। ट्राइफेड इज सेटअप अगेन 75 इंडियन मिशन। ठीक है, करा किया जाएगा जितने भी जीआई टैग्ड ट्राइबल आर्ट और क्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे आर्ट और क्राफ्ट प्रोडक्ट्स जिन्हें कौन सा टैग मिल रखा है, जीआई टैग मिल रखा है, बिसाइड्स नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, उन सबको कॉर्नर किया जाएगा, उन सबको प्रमोट किया जाएगा, उन सबको शोकेस किया जाएगा।
Countries like Jamaica, Ireland, Turkey, Kenya, Mongolia, Israel, Finland, France, Canada, Singapore, Russia, US, Indonesia, Greece and Cyprus, they are all participating in it. ठीक है, सिप्रस पे क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, सिप्रस की लोकेशन का है मेडिटेरेनियन सी में, टर्की के पास है, मेडिटेरेनियन सी में लोकेटेड है आपका सिप्रस. ध्यान रखिएगा, सिप्रस पे आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं. A new book has titled Bullets Over Bombay, Satya and the Hindi film gangster, authored by who? बताइए. बुलेट्स एंड बॉम्बे किसकी लिखी हुई है? क्वेश्चन नंबर 123. हाँ जी, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड हिंदी फिल्म गैंगस्टर. एक्चुअली एक मूवी आई थी सत्या, अभी उसका रीमेक भी बना था सत्या 2 नाम से. सत्या मूवी आई थी, ये 1980s की होगी शायद. ठीक है, ईयर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है. राम गोपाल वर्मा की मूवी थी, क्राइम थ्रिलर मूवी थी. तो इसमें ये मूवी कैसे आगे बढ़ी, कैसे इसकी शूटिंग हुई, क्या इसकी कहानी थी, तो सत्या मूवी जो बनी है उसकी जो कहानी है वो कहाँ पर मिलेगी आपको, इस किताब में, बुलेट्स ओवर बॉम्बे. और ये किसने लिखी है? ये लिखी है उदय भाटिया जी ने. ठीक है, भाटिया बुलेट मैच कर रहा है, भाटिया जी बुलेट चला रहे हैं. ठीक है, भाटिया जी किससे आ रहे हैं? बुलेट से आ रहे हैं. तो बुलेट्स ओवर बॉम्बे किसने लिखी है? उदय भाटिया ने लिखी है, तो ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 124. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया? बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया? ऑलराइट, दो लोगों का आंसर आ चुका है, जोमैक का, थोंगम का. बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी? जल्दी आंसर दीजिए. तो ये बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज कवीरी बामजई. द थ्री खान्स, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कौन से तीन खान्स हैं. सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान. तीन खान्स की बात हो रही है. तो ऐसा माना जाता है ये तीन खान्स जब से बॉलीवुड में एंटर किए, ठीक है, इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी इनके आसपास ही 1965 के आसपास है तीनों की. ठीक है, और बॉलीवुड में एंट्रीज इनकी 1990s के टाइम पे होती है. तो जब से इन्होंने बॉलीवुड में एंटर करा है तो डोमिनेट से कर गए, एक डायरेक्शन बदल दी बॉलीवुड की, ऐसा कह सकते हैं. तो तीन खान्स का बॉलीवुड पे क्या असर पड़ा और इंडिया की पॉलिटी पे क्या असर पड़ा, क्योंकि पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं खान लोग तीनों. ठीक है, सलमान खान को आप ले लीजिए, न्यूज में रहते हैं, आपको भी पता है. अभी शाहरुख खान इतना न्यूज में थे, आपको भी पता है. ठीक है, आमिर खान भी न्यूज में आ जाते हैं. तो तीनों खान्स कुछ ना कुछ न्यूज में भी बने रहते हैं. तो इंडिया की सोसाइटी में, पॉलिटी में और बॉलीवुड में तीन खान्स का क्या रोल रहा, उनका क्या इमरजेंस रहा, तो ये सारी बातें किसने लिखी है? कबीरी बामजई ने अपनी किताब में लिखी. ठीक है, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया. खान किससे है? के से, और कबीरी भी के से. ठीक है, कबीरी बामजई, कबीरी बामजई, के फॉर कबीरी, के फॉर खान, ऐसा थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिएगा. ठीक है, अब देखिए, ये अब कबीरी ने लिखी तो लिखी, अब ये याद तो करना पड़ेगा, अब क्यों लिखी, ये तो कोई लॉजिक नहीं है.
तो जैसे आपको फिट बैठे वैसे याद करिए। वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करिए, जितना रिवाइज करेंगे चीजें बार बार आपको याद होती जाएंगी। हाँ देखो, जुंगे सोरा जी इज द एविडेंस की जो आप नोट डाउन कर लेते हैं वही याद है। तो एग्जैक्टली यही होता है, इसीलिए कहते हैं नोट डाउन करा करिए। ऑनलाइन स्टडी एक बहुत ही कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसने मतलब डाइवर्सिफाई करा है एजुकेशन को, आप एक जगह बैठ के बहुत दूर से भी कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट हो गया है जो खुद स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया है। इसके लिए टीचर कम स्टूडेंट्स ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं, या टीचर्स भी कुछ हद तक रेस्पॉन्सिबल हैं। वो डिपेंड हो गए बिल्कुल पीपीटी पीडीएफ पे। मतलब पीडीएफ तो ऐसा लगता है कि जैसे एग्जाम से पहले लोग मुझसे ऐसे पीडीएफ मांगते हैं जैसे पीडीएफ मिलते उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और जबकि पीडीएफ के चक्कर में आपको कम पढ़ना होता है। आपको जो हेल्प करेगा आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर ज्यादा स्पून फीडिंग आपको कोई करवा भी दे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब मेरे को क्या है, मेरे को आपका टाइम सेव करना है, इसीलिए मैं पीपीटी बना के ला रहा हूँ। वरना जो लोग शुरू से हैं उनको याद होगा कि जब हमने व्हाइट बोर्ड पे शुरू किया था तो पहले लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता था, तो वो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम आपका टाइम कैसे बचा रहे हैं, क्वेश्चन पहले ही टाइप कर लिया, डायरेक्ट आपको अटेम्प्ट करना है। तो अब जो टाइप कर लिया तो उसकी पीपीटी भी दे देते हैं, हम कोई अचार तो डालेंगे नहीं उसका। लेकिन उससे हो क्या रहा है, लोग आलसी हो जाते हैं कभी कभी कि सिर्फ पीडीएफ पीपीटी पे डिपेंड हो गए। सिर्फ उस पे डिपेंड नहीं होना है, ये रेफरेंस के लिए रखना कि कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चलो पढ़ लिया कि क्वेश्चन नंबर ये था क्या। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ट्राइफेड की बात आई तो आपने खट से ट्राइफेड के नोट्स बना लिए। तो ये नोट्स आपको खुद से बनाने हैं और यही आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए जी। बाकी अब आज इसकी पीपीटी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आज इसको भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 125 पे आइए। इंडिया हैज climbed 2 spots and has ranked 46 by the World Intellectual Property Organization। वीपो एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ठीक है, यूएन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसने इंडिया की रैंकिंग कितनी दी है, 46, इंप्रूव कर गई पहले के कंपेयर में। किस टर्म में दिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, किस चीज में दिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। ये रैंकिंग किसने दी है, WIPO में। इसमें इंडिया की रैंक कितनी रही है, 21। इस तरह से चीजें लिखनी होती, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसकी रिपोर्ट किसने बनाई, वीपो ने बनाई, और इंडिया की रैंक कितनी है, 21। ये इंडिया की रैंक है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसको टॉप किसने किया है। तो इसमें कई सारी बातें हो गई, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और एक सवाल तो है ही कि इसको टॉप किसने करा है। तो अगर देश का कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो जिसको इसका आंसर पता हो तो वो आंसर कर सकता है, ठीक है। जैसे जिम्मेदार लोग आंसर कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड, मेजर फिनलैंड कर रहे हैं, बाकी बहुमत में स्विट्जरलैंड लगा रहे हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर इज स्विट्जरलैंड, ठीक है। इस बार बहुमत सही साबित हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमेशा सही साबित हो, ठीक है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस रैंकिंग को टॉप तो कर दिया स्विट्जरलैंड ने। इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक सॉरी 46 नहीं है, तो 21 नहीं है, 21 नहीं है, ठीक है। इंडिया की रैंक 21 नहीं है, इंडिया की भैया रैंक है 46, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंक है 46, स्विट्जरलैंड ने टॉप करा। अब पहली चीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, ये बस ऐसे मार्क हैं, इनको देख के खुश हो जाना है, ठीक है। देखने में अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने लिख दिए, याद व्याद कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस कुल मिला के ये बताना है कि 7 पैरामीटर्स होते हैं जिनसे आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नापी जाती है। इनोवेशन से ही आप समझ सकते हैं कि मार्केट में, ठीक है, इंडस्ट्री में, बिजनेस में हम क्या क्या इनोवेटिव कर रहे हैं, अपनी कंट्री में क्या क्या इनोवेटिव कर रहे हैं, उसको ये मेजर करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब ये निकालता कौन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है,
इसका काम क्या है? ये है कि दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रेस्पेक्ट मिले, इनको कोई इंसल्ट ना दे। अब सवाल ये आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल वर्ड अगर आप हटा दें तो प्रॉपर्टी राइट से क्या समझ में आ रहा है? आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस पे आपका अधिकार। प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब तो यही है। कल आपने कोई बंगला खरीदा, ठीक है, अब वो बंगला क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका प्रॉपर्टी राइट है, वो उस प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार है। अब यहां पर वर्ड जुड़ गया इंटेलेक्चुअल, यानी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे दिमाग से बन रही है। अब हमारे दिमाग से क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है? हो सकता है आपने दिमाग से कोई पेंटिंग बना दी, कोई गाना बना दिया, कोई लिरिक्स बना दिए, है ना, कोई म्यूजिक बना दिया, कोई कविता लिख दी, या कोई नई टेक्नोलॉजी बना दी, कोई नया पेटेंट बना दिया, कोई नई मशीन बना दी। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? ये हो गई आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ज्यादा जरूरी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया तो ये सारी चीजें फिर समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हमें याद ही नहीं होता है, ये नाम ही नहीं याद होता, क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। ये समझ लो आप ही की प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग से उत्पन्न हुई हो। हाँ या ना? अजी भाई, हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर की भी बात करेंगे, आप परेशान ना हो। सारे पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं ये इन सब के हेडक्वार्टर जरूर डिस्कस करता हूँ, उस पर भी बात करेंगे। पहले तो ये बताइए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत तो नहीं है? ये समझ में आता है कि नहीं आ रहा है? अभी जितना बताया उससे क्लियर है कि नहीं है? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए लॉज बनवाने दुनिया भर में। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए जापान है, जापान ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, भाई मेहनत लगती है, टेक्नोलॉजी उन्होंने क्रिएट की। अब उन्होंने वो टेक्नोलॉजी इंडिया में चाह बेचे आके, उन्होंने अब कोई नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल बनाया, अब वो चाह रहे हैं हम इंडिया में आके उसे बेचें। अब इंडिया में क्या हुआ? जुगाड़ू लोग हैं, आप भी जानते हो, उन्होंने क्या करा, उस टेक्नोलॉजी का डुप्लीकेट बना लिया, या फिर उस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया और उसको वो सस्ते में बेचने लगे। तो उससे इससे होगा क्या? जिसने एक्चुअल में मेहनत करी उसका तो बिजनेस ठप हुआ ना, प्लस वो आपकी कंट्री में दोबारा प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, तो आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, है ना, रिलेशंस खराब होंगे। और ये काम इंडिया और चाइना बहुत बदनाम थे पहले, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट नहीं करते थे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट मिले, उनको प्रोमोट किया जाए, उसके रिलेटेड कंट्रीज कानून बनाए कि अगर हमारे कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई वायलेशन करेगा, कोई कॉपी करेगा, तो हम उसको सजा देंगे। ठीक है, ये सारे प्रोविजंस बने, ऐसे कानून बने। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, उसको कौन हैंडल करता है? वो हैंडल करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो। ठीक है, तो एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये रिपोर्ट किसने निकाली? वीपो ने। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इस तरह के भी, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक कौन निकालता है? ये निकालता है वीपो। अब टॉप 5 में आपका कौन कौन है? स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, यूएस है और यूके है। एशियन कंट्रीज में अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पे कौन है? सिंगापुर है, फिर चाइना है, फिर जापान है और हांगकांग है। ये एशिया के टॉपर्स हैं। अब बात करते हैं वीपो की। तो वीपो एक स्पेशलाइज एजेंसी है, किसका? यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, 1961 में ये क्रिएट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। हर साल 26 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम हर साल किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 26 अप्रैल को। देखिए, ये क्वेश्चन दो इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक तो हेडक्वार्टर और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स इस पे क्वेश्चन जरूर जरूर आ रहे हैं। ठीक है, अभी आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, डेज एंड डेट्स के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, ये दिन जरूर याद रखना, इट इज 26 अप्रैल। ठीक है, रीना जी क्या दिक्कत है? देखो, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ
कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक रिपोर्ट है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक रिपोर्ट है, इसको प्रिपेयर करता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और वीपो बनाया किस लिए गया है? ये इसलिए बनाया गया है ताकि दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वैल्यू किया जा सके। क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, कोई भी बाहर से टेक्नोलॉजी आई, अब वो जापान से कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब वो किसकी प्रॉपर्टी है? टेक्नोलॉजी जापान की प्रॉपर्टी है, वो जापान के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। अब बट वो इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में उसको कॉपी कर लिया जाता है, तो उससे क्या होगा? जापान का बिजनेस खराब होगा, प्लस अगली बार से जापान कोई टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके ही नहीं आएगा। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को संभालने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग लॉज बनाते हैं कि भाई अगर किसी ने किसी की प्रॉपर्टी चुराई तो ये कानून उस पर लगेगा, ठीक है, एक चोरी का मुकदमा लगा दिया जाएगा। अलग अलग कानून बनाए हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि वो चेक करता रहता है कि कंट्रीज कैसे कानून बना रही हैं और उनको एक स्टैंडर्ड सेट दे देते हैं कि भाई इस तरह के कानून आपको बनाने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है, ठीक है। जितना था वो सब मैंने यहाँ पर बोल दिया। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर और ये किस दिन सेलिब्रेट होता है, सेलिब्रेटेड ऑन 26 अप्रैल। अब बताइए क्लियर है कि नहीं है? ओ मैं जी जैसे, ये तो बहुत स्वीट बात आपने बोली, मतलब आप बीमार होके भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये सब आपकी डेडिकेशन है, ठीक है। बस इसी को मेंटेन करके रहिए, रखिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मेजर आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको काफी नोटिस कर रहा हूँ, आप काफी अलर्ट है, मेरे ख्याल से आपने कोई भी क्लास अभी तक मिस नहीं की, ठीक है। अपनी लबासना बैच की भी सारी क्लासेस आप प्रॉपर करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो ध्यान रखिए तबीयत का, ठीक है, क्योंकि भैया देखिए हेल्थ इज वेल्थ, सीधी सी बात है, ये छोटी कहावत है लेकिन बहुत जरूरी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं होगी आपके पास तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो हेल्थ का ध्यान रखिए, और कोई दिक्कत होने से मेरे को फोन करिए, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तरह इंडिया में भी एक रैंकिंग निकाली जाती है, लगे हाँ तो इसको भी आप देख लो, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो कभी पूछे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, तो नीति आयोग निकालता है, ठीक है। जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, इसी तरह से इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? ये निकालता है आपका नीति आयोग, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे अराउंड द वर्ल्ड? बताइए जी। थैंक यू मीत। विच डे ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे अराउंड द वर्ल्ड? वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? हाँ जी, अभी मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए आंसर डिस्प्ले हो गया था। तो करेक्ट आंसर इज 21 सितंबर। 21 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। देखिए वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है? ताकि लोगों को हम लोग अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के बारे में बता सके, अवेयर कर सके। देखिए होता क्या है, डिमेंशिया क्या होता है, अल्जाइमर्स क्या होता है। जैसे अमूमन होता क्या, जब हमारी एक एज हो जाती है तो हम फ्रिक्वेंटली चीजों को भूलने लगते हैं। आसपास भी आपने कई लोगों के घर में देखा होगा, या तो हो सकता है आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता हो कि आप भूल जाते हो चीजों को, कभी कोई चीज कहाँ रख दी भूल गए, कोई चीज कहाँ रखी भूल गए। तो जो रेगुलर भूलने की प्रोसेस होती है ना, जिसको भुलक्कड़ कहते हैं, तो वो जो रेगुलर भूलने की प्रोसेस है वही आपकी कहलाती है डिमेंशिया।
लेकिन ध्यान रखिए ये बीमारी को नहीं करें। डिमेंशिया एक जनरल प्रैक्टिस है, ठीक है। जनरल जो हमारी भूलने की आदत होती है उसी को क्या कहते हैं, डिमेंशिया, ठीक है। जनरल फॉरगेटिंग हैबिट, जनरली जो हमारी भूलने की आदत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिमेंशिया। लेकिन डिमेंशिया ही आगे चल के अल्जाइमर बन सकता है, ये कह रहे हैं। तो डिमेंशिया, जैसे डिमेंशिया की दिक्कत है तो उसको थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिए, अपनी हैबिट्स चेंज करिए, ठीक है। योगा करिए, है ना, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, अपनी डाइट स्ट्रॉन्ग करिए। तो ये सब कुछ चीजें करके डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, क्योंकि डिमेंशिया आगे चल के अल्जाइमर बन सकता है। तो इस बार जो अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेट करा था हमने, तो उसकी थीम भी यही थी, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। मतलब डिमेंशिया को समझिए ताकि आप अल्जाइमर को भी समझ सकें। अब अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारे ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होने लगता है। पार्शियली भी हो सकता है, कंप्लीटली भी हो सकता है। धीरे धीरे मेमोरी लॉस शुरू होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको चीजें याद रखने में दिक्कत होती है, आप नाम भूल जाएंगे, अपना अपने दोस्तों का नाम भूल जाएंगे, सब भूलने लगता है इंसान। ये अल्जाइमर की एक बीमारी होती है, ठीक है। तो डिमेंशिया ही आगे चल के अल्जाइमर बन जाता है कभी। तो इसीलिए अगर जनरली आपकी भूलने की आदत है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। योगा वगैरह करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए। तो अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, तो अल्जाइमर्स डे की बात हुई तो दिन याद रख लिया, ठीक है। दिन कौन सा है? 21 सितंबर। और थीम भी इंपॉर्टेंट है, थीम पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, ठीक है। थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। चलिए जी, तो ये पूरी कहानी थी अल्जाइमर से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, बताइए जी। देखिए, लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच जाया करे। हाँ जी। बताइए, ये वाला क्वेश्चन बताइए। Who has been conferred with SDG Progress Award for countries' steady progress in achieving the Sustainable Development Goals by the UN-sponsored Sustainable Development Solution Network। एक संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करती है? ये चेक कर रही है कि कंट्रीज ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 17 गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं कंट्रीज को, और कहा है कि आपको ये गोल्स को फुलफिल करना है। इनकी हम आगे चल के अभी चर्चा करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आगे कभी करंट अफेयर्स में इसको कवर करेंगे, ये क्या 17 गोल्स हैं, कब इसको करना है, ये सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे। अभी तो इतना याद रखिए, यूनाइटेड नेशन ने कुछ टारगेट दिया है कि ये आपको फॉलो करना है, उनको हम क्या कहते हैं? एचडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब कौन कंट्री कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी प्रोग्रेस के साथ इसको फुलफिल कर रहा है, ये सारा चेक करने का काम किसका है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क का। तो इसी बेसिस पर ये लोग अवार्ड देते हैं। तो इसी बेसिस पर एक अवार्ड दिया गया है, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड, ठीक है। एक अवार्ड दिया गया है, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। तो वो पूछ रहा है कि ये एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किस कंट्री को मिला है, ठीक है। एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किस कंट्री को या फिर उनके किस नेता को दिया गया है, ठीक है, ये पूछ रहा है। ये सब वर्ल्ड लीडर्स के नाम है, कुल मिला के कंट्री को ही पूछ रहा है वो। तो ये बांग्लादेश को गया है, और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उन्होंने अवार्ड रिसीव करा, ठीक है। तो ये अवार्ड एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड किसे मिला? इट इज गिवन टू शेख हसीना जी। चलिए जी, यहाँ तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क 2012 में इसको बनाया गया था। एक तो इसका काम ये रहता है कि कंट्रीज को ये हेल्प करता है एसडीजीज को फुलफिल करने के लिए, उनको साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को भी इंप्लीमेंट करवाने का एक बड़ा जिम्मा इसके हाथ में, एचडीएसएन का, ठीक है। एचडीएसएन क्या क्या काम कर रहा है? एक तो एसडीजी में हेल्प करता है, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये अपनी रिपोर्ट भी निकालते हैं, एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट सिंस
2016। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट ये कौन निकालता है, तो ये आपका एसडीएसएन निकालता है, ठीक है। एसडीएसएन और बर्टेल्समैन स्टिफ्टन ये निकालते हैं। तो एसडीएसएन इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। एसडीजी की रिपोर्ट कौन निकाल रहा है, एसडीएसएन निकाल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, बस इतना जान लिया, काफी था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हु वॉन द नॉर्वे चेस ओपन 2021 मास्टर्स सेक्शन। नॉर्वे में ओपन चेस का एग्जाम हुआ है, मतलब एग्जाम कह रहे, कंपटीशन हुआ है, मैच हुआ है। तो 2021 ओपन मास्टर सेक्शन में किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 128। 128 को अटेम्प्ट करिए। तो 128 में नाम याद रखिएगा, इट इज डी गुकेश, ठीक है। हु हैज वॉन द नॉर्वे चेस ओपन 2021? डी गुकेश, ठीक है। डी गुकेश, सी फॉर चेस, डी फॉर डी गुकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 बताइए। अभी एक गेम हुआ था, IBSF 6 राइड स्कूनर, ठीक है। IBSF 6 राइड स्कूनर वर्ल्ड कप। तो हमारी तरफ से एक प्लेयर थे पंकज आडवाणी, है ना, उन्होंने वर्ल्ड टाइटल ग्रैब किया है। किसको हराकर? पाकिस्तान के बाबर मसीह को हरा के, ठीक है। पाकिस्तानी को हराया तो ऑब्वियसली बड़ी न्यूज बनेगी। तो बाबर मसीह को हरा के पंकज आडवाणी ने वर्ल्ड टाइटल गेन किया। तो वो उनका कौन सा वर्ल्ड टाइटल है? पहला, दूसरा, 24, बताइए कौन से नंबर का वर्ल्ड टाइटल है वो? 14। 14 भैया एशिया में है, 14 एशिया में था उनका। वर्ल्ड में पूछ रहे हैं। वर्ल्ड में इट इज 24, ठीक है। वर्ल्ड में इट इज 24, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड में क्या है? 24 वर्ल्ड टाइटल गेन किया है। अब पंकज आडवाणी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। पंकज आडवाणी किससे रिलेटेड है? स्नूकर से रिलेटेड है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, उन्होंने एक बुक रिलीज करी है, अ साइलेंट रेवोल्यूशन। इट इज पेन्ड बाय हुम? किसकी लिखी हुई किताब है अ साइलेंट रेवोल्यूशन? बुक्स एंड ऑथर्स के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आजकल, तो करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर्स पे तो कमांड बना ही लीजिए। बुक्स एंड ऑथर्स पे अच्छी कमांड रखिए, स्पोर्ट्स पे अच्छी कमांड रखिए, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। तो करेक्ट आंसर तो मैं बता देता हूँ, स्निग्धा परुपुदी, ठीक है। ये किताब किसने लिखी है? साइलेंट रेवोल्यूशन, स्निग्धा परुपुदी। देखिए जनरली क्या होता है, कोई रेवोल्यूशन होता है अचानक से आता है, ठीक है। कोई रेवोल्यूशन नाम ही उसका इसीलिए, अगर कभी किसी चीज में ड्रास्टिक चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? रेवोल्यूशन कहलाता है। अचानक से रातों रात तख्ता पलट हो जाए, रातों रात क्रांति आ जाए, सब कुछ रातों रात बदल जाए, तो वो कहलाता है रेवोल्यूशन। लेकिन ये वाला जो रेवोल्यूशन है स्लोली स्लोली हुआ है, ठीक है। स्लोली स्लोली कैसे? ये कहानी है श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट की, ठीक है। तो ये एक चैरिटी विंग का एक बिजनेस ग्रुप है, ठीक है। मतलब इनका एक बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ये चैरिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। चैरिटी विंग, एज ए चैरिटी विंग इन्होंने स्टार्ट करा, और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो सोसाइटी के प्रति ज्यादा उदारवान है। मतलब दे आर मोर लिबरल टुवर्ड्स सोसाइटी, मतलब मोर गिविंग इनका बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो उसकी मदद से जो SST है, श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट, इसने कई थाउजेंड्स ऑफ इंडियन विलेजेस को की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है।
और ये मॉडल ऐसा है जो आप आसानी से इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अपने पास अप्लाई कर सकते हैं। अब ये टाइम उस दौरान हो रहा है जब हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजें हमें बनानी पड़ रही हैं। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, सरकार उनसे कहती हो कि मतलब कमा कमा के इतने मोटे हुए जा रहे हो तो कुछ हिस्सा चैरिटी कर दिया करो। मैंडेटरी कर दिया सरकार ने कि इतनी चैरिटी आपको करनी है। तो जो चैरिटी कॉर्पोरेट सेक्टर करता है उसी को क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज के टाइम में जब हम सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीजों की बात करते हैं तो वहां पर श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट थाउजेंड्स ऑफ इंडियन विलेजेस की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो इन्हीं की जो कहानी है, श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट की जो कहानी है, उसी को लिखा गया है इस किताब में। और इस किताब का नाम है अ साइलेंट रेवोल्यूशन। ठीक है, किताब किसने लिखी है? स्निग्धा परुपुदी। ठीक है, साउथ वाले बढ़िया काम कर रहे हैं इस टाइम। हो सकता है इस पर भी कोई जल्दी मूवी देखने को मिल जाए। जैसे अभी जो वो सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे भी जय भीम मूवी बनाई, तो वो सोसाइटी फोकस मूवीज काफी बना रहे हैं, तो हो सकता है ये भी देखने को मिल जाए। चलिए जी, तो ध्यान रखिएगा, साइलेंट रेवोल्यूशन किताब किसकी है? स्निग्धा परुपुदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। व्हाट इज द नेम ऑफ ए फिल्म मेकर एंड प्ले राइट द गॉड फादर ऑफ मॉडर्न ब्लैक सिनेमा हु हैज पास्ड अवे? हाँ जी, बताइए। नेम ऑफ फिल्म मेकर एंड प्ले राइट द ग्रैंडफादर ऑफ मॉडर्न ब्लैक सिनेमा हु हैज जस्ट रिसेंटली पास्ड अवे। क्या आंसर होगा इसका? हाँ जी, नाम था उनका मेल्विन वैन पीबल्स। ये फिल्म मेकर भी थे। तो इन्होंने अपनी मूवीज के जरिए ब्लैक्स की लाइफ को, ठीक है, जो ब्लैक अमेरिकन है उनको ज्यादा प्रमोट किया। ठीक है, बस बेसिकली इतनी इनकी कहानी थी, मेल्विन वैन पीबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, ये किसकी नोवेल है? ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, बताइए। कालिंग जी, एसआई का रिजल्ट भैया चांसेस तो हैं 1 से 2 हफ्ते के बीच, बाकी नहीं कह सकते। देखिए कुछ भी, एपीपीसीएस का मूड है, आ तो जाना चाहिए 1-2 हफ्ते में, क्योंकि अगस्त में ही हुआ था आपका एग्जाम, इतने ज्यादा बच्चे भी नहीं थे कोई। तो 17 अगस्त को एग्जाम हुआ है, ऑलरेडी अब नवंबर आ गया है, तो 17 नवंबर तक तो आ जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबा टाइम होता है 2 महीने का, अब तक तो हो जाना चाहिए सब कुछ मामला। चलिए जी, हाँ जी, ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, ये किसकी नोवेल है? एंथनी डूअर की नोवेल है। मतलब बेसिकली दो लोगों की कहानी है। एक साइड एक पर्सन है, मैरी लॉरे, जो बचपन में अंधी हो जाती है। ठीक है, उसके पापा उसको एक पेरिस का मॉडल बना के देते हैं, मतलब उसके पड़ोस में एक पेरिस का मॉडल बना देते हैं, ताकि अगर उसको आसपास पड़ोस में जाना हो तो वो चीजों को अपने फिंगर से याद कर सके। ठीक है, उसको पता हो कि बाहर निकलते ही इधर दुबे जी का घर है, इधर शर्मा जी का घर है, इधर चौबे जी का घर है। तो ये सारी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, कहीं गलत घर में ना निकल जाए, डायरेक्ट अपने घर में आए। तो एक नेबरहुड का एक मॉडल बना के उनके पापा ने उसे याद करा दिया, क्योंकि वो बचपन में ही ब्लाइंड हो गई थी 6 साल की उम्र में ही। लेकिन होता क्या है, जब जर्मनी ने पेरिस को ऑक्यूपाई कर लिया वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसके जो पापा थे और वो जो लड़की थी, वो एक जगह चले गए, ब्रिटानी कोस्ट है, वो चले गए सेंट मालो नाम की जगह में। ठीक है, शिफ्ट हो गए उधर। दूसरी साइड जर्मनी में एक अनाथ लड़का है, वर्नर। ठीक है, एक अनाथ लड़का है, वो रेडियो का मास्टर बन जाता है, रेडियो में बहुत मतलब रेडियो में एक्सपर्ट होता है, रेडियो टेक्नोलॉजी में। तो वो भी कुल मिला के भाग
भागता हुआ कहाँ चला जाएगा, सेंट मारो, और वहां वो मिलेगा मैरी लॉरे से। ठीक है, मैरी लॉरे से वो अनाथ बच्चा वर्नर, ये दोनों मिलेंगे और इनकी कहानी चलेगी। तो वही वो पूरी नोवेल है, ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी। ठीक है, बाकी की स्टोरी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता भी नहीं है, और फिर वो कहेंगे आपने सारी स्टोरी बता दी, अब किताब कौन खरीदेगा। ठीक है, तो ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी इसकी कहानी है, ये बनाई है आपने एंथोनी कूपर ने। ठीक है, कुछ कर दिखाया है, एंथोनी डूअर हैड डिड अ थिंग, ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारा सितंबर का करंट अफेयर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास करेंगे करंट अफेयर्स की, मे बी परसों करेंगे, कल हम वो वाला पेपर कंप्लीट कर लेंगे आपका एडीओ वाला। ठीक है, तो परसों जब क्लास करेंगे तो हम अक्टूबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, और इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो, वो ये नंबर है हमारा व्हाट्सएप नंबर, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री ग्रुप में हम उनको ऐड कर देंगे। ये अमरजीत सर का नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दिएगा कि अगर आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम कोई बात नहीं, इसका रिपीट टेलीकास्ट भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं यूट्यूब पे भी लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, लास्ट लेक्चर नहीं कर पाया था, आज मैं सारा इकट्ठा उठा के सितंबर वाली प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम से यूट्यूब चैनल भी, उस पर भी सारा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, तो कोई दिक्कत है किसी को? ऑल राइट, ओले का लॉ में सर जुंगे जी, जो भी आपने कहा थैंक यू। ठीक है, शुभ रात्रि। ऑल राइट, तो हैव अ गुड नाइट। बाकी जो लवासना वाले हैं उनसे सुबह मुलाकात होगी मॉर्निंग क्लास में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय।